अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। 2022 के जून के महीने का आज 9वां दिन यानी 9 तारीख है। और अभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इथीरियम के ऊपर होने वाली एक ऐसी डेवलपमेंट जो मैं अक्सर आपको पिछली, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको कहता था ना इथीरियम की शायद इस साल प्राइस जो है वो $10,000 से ऊपर जाए। ये जो जो डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट के बाद ऐसे मुझे महसूस होता है कि जैसे $10,000 की प्राइस तो बड़ी कम है। शायद इथीरियम की प्राइस एग्जैक्टली जैसे की डेवलपमेंट है, अगर उसी तरह आगे डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है तो इथीरियम की प्राइस $10,000 नहीं, इससे कई गुना ऊपर जा सकती है। वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और साथ इस वीडियो के लास्ट में जाके अक्सर मैंने देखा है मेरी कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि यार हमें जॉब्स वगैरह छोड़ के या कोई अगर कोई छोटा मोटा कारोबार चेक कर रहे हैं तो वो छोड़ के फुल टाइम क्रिप्टो में दे। इस हवाले से मेरी कुछ गुजारिशात हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और साथ मैंने एक नया सिलसिला का आगाज किया। मैं चाहता हूँ वीडियो के नीचे आप जो कमेंट वगैरह करते हैं, मैं रोज उनमें से कुछ ऐसे सवालात जो पूरी कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो, वो सवालात लेके मैं अपने बुलेटिन में शामिल किया करूँ। आज एक क्वेश्चन है वो करूंगा। कल की वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, आप लोगों ने खूब मुझे मेरी धुलाई की। आपने कहा इतनी लंबी वीडियोस बनाते हैं। मसला पता क्या मसला ये है कि आप मेरी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं जितना बोलता हूँ उनके लिए फायदा मंद होता है, इंफॉर्मेशन होती है। अब ओबियसली मेरे जैसे बाकमाल लोगों की कम्युनिटी में बेकमाल लोगों की कम्युनिटी में बाकमाल लोगों की भी तादाद अच्छी खासी है। तो उन लोगों को ये जो मैं जो कुछ बोल रहा होता हूँ उनको बक बक लगती है, तो वो चाहते हैं ये बक बक जो है जरा महदूद रहे, मुख्तसर रहे। तो मैं कोशिश करूंगा जी आइंदा से। अच्छा, जो बिग डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है और इस हवाले से टेस्ट नेट पे कई किस्म के काम हो रहे हैं। कल लास्ट लास्ट इनका टेस्ट नेट के ऊपर प्रूफ ऑफ स्टेक का फाइनल फाइनल टेस्ट नेट जो है वो बाकायदा लाइव हो गया है। रोपस्टन नेटवर्क के ऊपर इसका लाइव बाकायदा ट्रांजैक्शन करके देख लिया। मेरा ख्याल मोर देन 90 टू 95 ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल ब्लॉक जो है वो माइन हुए। अब इसके बाद इथीरियम की कम्युनिटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एक्साइटमेंट है। कोई इथीरियम को अब बीटीसी के साथ कंपेयर करके बीटीसी का रिप्लेसमेंट अनाउंसमेंट कर रहा है, कोई मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स पेश कर रहा है, कोई डिमांड एंड सप्लाई को देख रहा है, कोई चार्टिंग को देख रहा है, कोई दीगर फंडामेंटल्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बुनियाद के जितने लेयर वन इसके इथीरियम किलर्स हैं उन सब को लताड़ रहा है। मुख्तलिफ किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर इथीरियम को लेकर के एक्साइटमेंट है और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी राय जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज ये आप स्क्रीन पे आपको एक मैंने छोटा सा चार्ट शेयर किया हुआ है। ये चार्ट एक्चुअली इथीरियम की टोकन की डिमांड एंड सप्लाई का एक चार्ट है। ये यूं समझ लें कि इथीरियम की फ्यूचर प्राइस का एक प्राइस मॉडल है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो मेरी नज़र में, और एग्जैक्टली जैसे इधर हमने एक चार्ट ये बनाया इसी तरह डेवलपमेंट होती है इथीरियम की जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो फिर इथीरियम की प्राइस जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था 10,000 की प्राइस तो बहुत महदूद है। इथीरियम ने तो इससे बहुत आगे जाना है। वो कैसे अभी आपको टेक्निकली मैं साबित करके बताता हूँ। अच्छा, इस वक्त इथीरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। अभी फाइनल उसका मेन नेट जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ नहीं गया। जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है उसकी एग्जीक्यूशन लेयर वो प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस सिस्टम के ऊपर है। इसके साथ साथ कुछ महदूद हिस्सा है जो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर भी उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, वो भी है लेकिन वो बहुत कम है। अब अगर हम डिमांड एंड सप्लाई यानी इथीरियम की नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले जितने भी माइनर्स हैं इथीरियम के, या कोई थोड़े बहुत अगर वैलिडेटर्स हैं जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम कर रहे हैं, वो जब नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं तो जैसे बीटीसी में माइनर्स को बीटीसी की सूरत में रिवार्ड दिया जाता है, इसी तरह इथीरियम की नेटवर्क को सपोर्ट करने वालों को भी इथीरियम रिवार्ड के तौर पे दिए जाते हैं। और अगर एनुअली देखा जाए उन नेटवर्क वैलिडेटर्स को, उन नेटवर्क माइनर्स को जो रिवार्ड दिया जाता है तकरीबन 5.3 मिलियन 98,350 मिलियन जो है पर एनम इथीरियम की सप्लाई जो है वो मार्केट में आती है। ये अभी तक जबकि वो प्रूफ ऑफ वर्क पे, इसको जरा दोबारा समझिएगा, जिसकी अगर डेली की देखा जाए यानी हर रोज इथीरियम के माइनर्स को जो इथीरियम रिवॉर्ड किया जाता है ताकि वो इथीरियम की नेटवर्क को अप एंड रनिंग में रखें, तकरीबन वो 14,790 इथीरियम है। यानी इथीरियम हर रोज 14,000 उसकी सप्लाई में इजाफा होता है। ये एक बात अलग है कि पिछले साल अगस्त में जो इप 1559 हुआ था,
ये जो 14,790 है इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बर्न भी हो जाता है, लेकिन ये वो इथेरियम की सप्लाई है जो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर हर रोज उसकी सप्लाई में इजाफा होता है। अगर डिमांड इथेरियम की रुक जाए तो सप्लाई बढ़ने की वजह से इथेरियम की प्राइस डंप हो जाएगी। अगर डिमांड जो है इस 14,790 से भी ज्यादा हो तो इथेरियम की प्राइस जो है वो पंप हो जाएगी। ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर है। लेकिन जैसे ही इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल अगस्त के एंड तक लाजमी ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो इसकी सप्लाई में क्या शॉक आएगा वो आपने सुनना बहुत हैरान कुन। अगर प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाता है तो ये रिवार्ड 5.3 मिलियन इथेरियम से सालाना कम होके तकरीबन 5,92,000 सिर्फ हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 80% जो है इसकी सप्लाई शॉक है, नहीं सॉरी 90 प्लस जो है इसका सप्लाई शॉक है। कहां 5.3 मिलियन और कहां सिर्फ 590 लाख 592 लाख इथेरियम। और अगर पर डे की बात की जाए, जो 14,790 इथेरियम रोज सप्लाई में आ रहा था वो कम होके सिर्फ 1,623 इथेरियम हर रोज उसकी सप्लाई आएगी। तो डिमांड देखें वहीं की वहीं, बल्कि उससे भी बढ़ेगी। जैसे ही ये मर्ज की न्यूज मार्केट में आएगी, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होएगी मार्केट, थोड़ी सी बेयर की बजाय थोड़ा सा बुलिश होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़े से चेंज होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में इथेरियम की सप्लाई तो उतनी ही रहनी है जितनी यहाँ पे डिफाइन की जा रही है 1,623। आगे इसके थोड़े से और स्टेटिस्टिक्स हैं, उनको भी आप देखें। अच्छा, एक चीज आपने देखनी है इस वक्त, मतलब ये जो मॉडल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई का, इस मॉडल के मुताबिक प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर जितनी सप्लाई आती है इथेरियम की 14,790, अब उस 14,000 सप्लाई के बदले जो इथेरियम प्रोटोकॉल रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी जाहिर बात है इथेरियम के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शन की जो ट्रांजैक्शन फीस यानी जो रेवेन्यू है, इतने इथेरियम मार्केट में फ्लोट करके सिर्फ ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 10 मिलियन के करीब, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो पर डे ट्रांजैक्शन ऑन एवरेज रेवेन्यू जनरेट करता है इथेरियम का प्रोटोकॉल, वो 10 मिलियन है। जबकि अगर हम पर डे की इथेरियम की सप्लाई देखें जो कि 14,790 है, और अगर हम प्राइस इथेरियम की 1800 रखें, जो कि ऊपर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है ये 1800, अगर हम 1800 की प्राइस के ऊपर ये 14,790 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कास्ट हमें पड़ रही है इथेरियम की इतनी सप्लाई रोज पैदा करने की, वो बन रही है 26 मिलियन से ज्यादा की। जबकि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो जनरेट हो रहा है 10 मिलियन। अब ये जो 16 मिलियन की जो गैप है, ये जो खसारा है, ये खसारे को मेंटेन करने के लिए सारी तगोदो होती है, वो डिमांड को फिल किया जाता है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें इसकी रेवेन्यू अगर वैसे का वैसा 10 मिलियन ही रहे, लेकिन सप्लाई कम हो जाए, जैसे ही वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाए, और डेली का इथेरियम कितना हो गया 1623 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये 10 मिलियन का रेवेन्यू है वो वहीं का वहीं है। अब हमारी जो कास्ट पड़ रही है उस नेटवर्क को स्टेबलाइज करने के लिए, उस नेटवर्क को अप एंड रनिंग रखने के लिए वो सिर्फ 2.9 मिलियन है। तो इसका मतलब है कि हर रोज इथेरियम जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन का रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू बजट में आ रहा है। अब ये जो सप्लाई शॉक है, सप्लाई में कमी और डिमांड में इजाफा, ये जो सप्लाई शॉक आ रहा है, इस सप्लाई शॉक की वजह से इथेरियम की प्राइस जो है आने वाले वक्तों में एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो 10,000 क्या इससे भी ज्यादा होगी। लेकिन ये हतमी चीजें नहीं है, इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, ये जस्ट एक प्राइस मॉडल है। अगर तो मार्केट इसी तरह बिहेव करती है, मोस्ट प्रोबेबली ये कैलकुलेटेड चीजें हैं। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई ये कैलकुलेटेड चीज है, ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये आपके सामने उसने करके दिखाया, ये चीजें, ये कैलकुलेशन है सारी। तो ये कैलकुलेटेड है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो मार्केट रिस्क फ्री नहीं है। आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट के बाद आपने करनी है। ठीक है, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं
कि इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इथेरियम की प्राइस जो है वो 10,000 प्लस जाएगी। अच्छा, अब ये 2-3 दिन पहले चेन लिंक के जो लिंक टोकन है उसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप कर, बल्कि अभी भी मेरा ख्याल है सेकंड जो बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज है, मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें ये दूसरे नंबर पे है। उसकी वजह इन्होंने अभी अपने जो है वो टोकन की स्टेकिंग का एक सिस्टम लॉन्च किया है, उस वजह से थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी पिछले 3-4 दिन से। चेन लिंक का जो लिंक टोकन है उसकी प्राइस पंप कर रही थी। आपने इसको स्टडी करना है तो इसका वीडियो का लिंक इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको अच्छी तरह स्टडी कर लीजिएगा। अच्छा, ये कल मुझे मेरे किसी दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा सर ये बताएं कि लूना की प्राइस जो है वो काफ़ी क्रैश हो गई है, तो क्या मुझे लूना में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। और इस वक्त लूना सी जो है, जो लूना क्लासिकल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें। अब आप मेरे से अगर आप पूछें कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मैंने उस दोस्त को कहा भाई मैं आपको मजीद इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं देता, लेकिन अगर आपके पास टेरा का कोई भी टोकन है, बेशक वो एंकर प्रोटोकॉल है, बेशक लूना 2 है, बेशक लूना सी है, पुराना है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं। मैंने खुद भी होल्ड किया हुआ है, मजीद इन्वेस्टमेंट मैं रिकमेंड नहीं कर सकता। और अभी क्यों, ये एंकर प्रोटोकॉल की इस वक्त मेरे ख्याल है जितनी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उनमें सबसे बुरा परफॉर्म करने वाला टोकन भी एंकर का ANC टोकन है। तो क्यों ये टोकन बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये वो न्यूज़ है जिस वजह से मार्केट में एक तरह का फंड है। हाँ, ये लूना 2 के बाद जो एंकर प्रोटोकॉल है उसकी, एंकर प्रोटोकॉल का जो डेवलपर है उसने डूक्वान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जब डूक्वान एंकर प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रहा था, एंकर प्रोटोकॉल जिसने इनके UST स्टेबल कॉइन की डिमांड बढ़ानी थी, जब वो ये डिज़ाइन कर रहा था तो एंड तक प्रोग्राम ये था कि एंकर प्रोटोकॉल जो APR ऑफर करवाएगा वो 3.5 समथिंग होगा, लेकिन आखिरी औकात में आके डूक्वान की इन्वॉल्वमेंट के साथ वो जो इंटरेस्ट रेट 3.5 होना था, जो कि स्टेबल, अगर एंकर प्रोटोकॉल उतना ऑफर करवाता तो टेरा का सिस्टम क्रैश ना होता। उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि डूक्वान की ज़ाती इन्वॉल्वमेंट के बाद वो इंटरेस्ट रेट 3.5 से बढ़ा के वो 20% कर दिया गया, ताकि एंकर प्रोटोकॉल इन्वेस्टर को जितना ज़्यादा APR ऑफर करवाएगा उतनी डिमांड बढ़ेगी UST की, और जितनी UST की डिमांड बढ़ेगी, जितनी उसमें सरमायाकारी आएगी, उतना पीछे लूना बर्न होगा, लूना की प्राइस भी पंप करेगी, और साथ ही इनका सारा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होगा। और एग्जैक्टली जैसा डूक्वान ने प्रेडिक्ट किया था आज से 1.5 साल, तकरीबन 1.25 साल पहले, इसी तरह इस 1.5-2 साल के अंदर इनके सारे टोकन्स ने अच्छा खासा मार्केट में बूम किया। लेकिन उसने ये तो देख लिया था, लेकिन उसके डिज़ाइन के अंदर जो फ्लॉज थे वो या तो जानते बूझते उसने इग्नोर किए, या मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर ने। तो मैं अभी आपको एंकर के, टेरा के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड नहीं करता। हाँ, ये है कि अगर आप रिस्क लेना चाहें, अभी भी ये देखें लूना सी, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि लूना सी की प्राइस जो है वो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में वो 14-15% पंप हो गई है। वजह क्या है, लूना सी का कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है लूना के, जब उसके जो मेन फाउंडर्स हैं, जो डेवलपर हैं, उन्होंने ही उस प्रोजेक्ट को एक तरह का बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो इसके बावजूद इसकी प्राइस क्यों पंप कर रही है। तो अगर आपने रिस्क लेना है, आप समझते हैं कि नीचे प्राइस क्रैश हुई है, अगर मैं कोई $100-50 लगा के तो वेट कर लेता हूँ, अगर ऊपर जाती है प्राइस को 10-20% तो आउट हो जाता हूँ। ये रिस्क है, अगर आप लेना चाहें तो भाई आपकी मर्जी है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। अच्छा जी, लास्ट में फुल टाइम क्रिप्टो में जो फुल क्रिप्टो को फुल टाइम देना चाहते हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2017 की बात है, BTC की प्राइस फॉर द फर्स्ट टाइम $19,700 पे गई। तो उन दिनों में नोवाइवक का एक हमारा ऑफिशियल टूर था ऑफिस की तरफ से दुबई, तो मैं उधर था। तो BTC की प्राइस 19,700 से डंप हो के नीचे आ गई 14,000। तो मेरे पास कुछ ज़रूरत के पैसे पड़े हुए थे, कोई 10-12 लाख के करीब, फिगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है। तो मैंने इस लालच में मैंने कहा यार BTC की प्राइस तो पिछले कई हफ्तों से ऊपर जा रही है, मैंने उस फोमो में आके मैंने कहा अभी नीचे थोड़ी सी करेक्शन किया, मार्केट फिर ऊपर जाएगी, तो मैंने ना 10-12 लाख के BTC उस वक्त खरीद लिए, जब इस उम्मीद के साथ कि जब मैं दुबई से वापस जाऊंगा तो मैं BTC की प्राइस ऊपर जाएगी, जब मैं बेचूंगा तो ये जो मेरा दुबई का थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंस है जो मैंने पर्सनल अपनी ज़ात के लिए किया, वो मेरा खर्चा उधर से निकल आएगा। लेकिन इत्तेफाक से जब मैं वापस आया तो BTC की प्राइस $9,000 पे आ गई। तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें मुझे उस वक्त तकरीबन 3.5 लाख रुपए का नुकसान था।
ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि मैंने वो वाले पैसे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे जिसकी मुझे जरूरत थी, वो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं थी। तो अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जिस बिजनेस से आप इतना पैसा कमाते हैं कि आप अपने और अपने खानदान के अखराजात पूरे करते हैं, और अगर वो बिजनेस आप ठप कर देते हैं तो फिर आपके अखराजात जो हैं वो आपके लिए मसला बन सकते हैं। तो फिर अगर आप फुल टाइम क्रिप्टो में आते हैं, तो क्रिप्टो में अगर आप ऐसा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसकी आपको जरूरत पड़े, तो आप उसी तरह फंस सकते हैं जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपने, और एक और बात आपको बताऊं, जब कभी भी आप क्रिप्टो में पैसा इस नज़रिए के साथ करते हैं ना कि भाई मैं यहां से रेवेन्यू जनरेट करके अपना फलां फलां एक्सपेंस पूरा करूंगा, फलां फलां खर्चा पूरा करूंगा, मैं वालदैन की दवाइयाँ लेके आऊंगा, मैं बच्चों की स्कूल की फीस पे करूंगा, मैं फैमिली को आउटिंग कराऊंगा, या कुछ लोग मैं चैरिटी करूंगा, जो इस तरह का माइंड रख के क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक खास इमोशनल सिचुएशन में आ जाते हैं जिसमें वो ट्रेडिंग में बुरी ट्रेड्स ले पड़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है इन जरूरियात का, इन ख्वाहिशात का लामहला। तो इन जरूरियात की वजह से वो प्रेशर में आके सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिकॉग्नाइज फंडामेंटल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का। तो आपने क्रिप्टो मार्केट में, अगर आपने मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं आप वही करते रहे, लेकिन आपने इन्वेस्ट उतना करना है जिसकी आपको जरूर, वो समझिए आपका एक्स्ट्रा है। इसकी मिसाल आप यूं ले ले कि फॉर एग्जांपल अगर तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा है जिसको आप एक्स्ट्रा समझते हैं, तो आपने 1 लाख ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ 10 से 20 हजार। गो के 1 लाख एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा में भी आपने सिर्फ 10 से 20 हजार इन्वेस्ट करना है। ये ना हो कि जो आपने 1 लाख एक्स्ट्रा बैंक में रखा हुआ था, शायद इमरजेंसी में आपको उस 1 लाख की भी जरूरत पड़ जाए। तो आपने जो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा है, उसमें भी एक्स्ट्रा में से भी सिर्फ 10 to 20% क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्रिप्टो मार्केट में आप एंट्री और एग्जिट लेंगे कि आपके नुकसानात के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच, फहम, फरासत और इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना कि इमोशंस और जरूरियात ड्रिवन आपके फैसले होंगे। तो ये आपने लाजमी। और दूसरा, मेरे से ये लास्ट में किसी ने क्वेश्चन किया, सर ट्रेडिंग विद बीटीसी पेयर्स, क्या बीटीसी पेयर के साथ हम ट्रेडिंग करें तो हमें क्या फायदा होगा? मेरा ख्याल है इसमें एक फायदा मैं ऑलरेडी पिछले चंद एक वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, कि मेरा मानना यह है कि क्रिप्टो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, इसकी जो इमेच्योर बिहेवियर है क्रिप्टो मार्केट का, वो उस वक्त तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक हम क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस को फियाट करेंसी या फियाट की जो नुमाइंदा क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसे BUSD, USDT, इनके साथ हम जब कंपेयर करते हैं फिर हमें वोलेटिलिटी ज्यादा नजर आती है। अगर हम इसी तरह वोलाटाइल क्रिप्टो करेंसीज के साथ पेयरिंग करते हैं, जैसे कि आपने सवाल किया कि अगर हम BTC के साथ पेयर बना के ट्रेडिंग करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि आपको वोलेटिलिटी मार्केट की कम नजर आएगी, फिर आपको ट्रेडिंग करने में ज्यादा आसानी होगी, आपके अंदर पैनिक कम होगा, आपके अंदर ग्रीड जो है वो कम होगी। तो आपको, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलो, अगर आप BTC दे के कोई और टोकन खरीद लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जब आपने सेल करना है तो वो BTC के ही जरिए सेल करेंगे। वो आप किसी भी और दूसरी करेंसी, वो वाला जो आपने खरीदा था BTC दे के, वो दोबारा जब आप बेचने की तरफ आएंगे तो आपकी मर्जी है, दोबारा बेशक BTC ले लें या कोई और क्रिप्टो करेंसी ले लें। तो बेशक आप स्टेबल कॉइन में बाद में ले लें, जाहिर बात है आप P2P पे अगर आपने कैश आउट करवाना है फंड, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इथीरियम खरीदा है BTC दे के, तो बाद में जब इथीरियम में आपको प्रॉफिट मिला है तो जरूरी नहीं कि इथीरियम को दोबारा BTC में कन्वर्ट करें, इथीरियम को बाद में आप USDT के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये आप एट एनी टाइम, जब आपने एक क्रिप्टो करेंसी दे के दूसरा खरीद लेना है, जब वो क्रिप्टो कॉइन आपके पास आ गया, अब आगे आपकी मर्जी है, जब आपने सेल करना है तो वो बेच के बदले में आपने क्या लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का बुलेटिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर तो ये शॉर्ट है तो आपको मुबारक, कोशिश करूंगा आइंदा भी इसी तरह शॉर्ट वीडियो आपके साथ बना के शेयर करूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।